नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आंचल। आज इस बुलेटिन में बात होगी मिडिल ईस्ट में तेज होती जंग की, कांग्रेस की बड़ी जीत की। देखेंगे राहुल गांधी की तेलंगाना यात्रा में क्या रहा खास, कैसे बंगाल में बीजेपी पर भारी पड़ा एसआईआर, जानेंगे सीएम स्टालिन ने पीएम मोदी पर बोला क्या हमला, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की इस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। सुप्रीम कोर्ट बोला एआई जनरेटेड सबूतों पर फैसला लेना बिल्कुल गलत, न्याय प्रक्रिया पर पड़ता है इसका सीधा असर। बार काउंसिल ऑफ इंडिया को जारी किया नोटिस। ईरान को धोखा देने के लिए इजरायल की तरफ से पीएम मोदी को ढाल बनाने के दावे पर भड़की कांग्रेस। पार्टी प्रवक्ता सुप्रेश नेत का सवाल, क्या हमारी कूटनीतिक और खुफिया एजेंसियां इतनी बेकार हैं? उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत का बड़ा दावा, कांग्रेस में शामिल होने के लिए बीजेपी नेताओं की लगी कतार, लोगों में भारी निराशा। पूर्व सीएम ने बीजेपी को अपना घर संभालने की दी नसीहत। नौकरी पेशा लोगों के लिए बड़ी खबर, ईपीएफओ ने 2025-26 के लिए प्रोविडेंट फंड डिपॉजिट पर 8.25% ब्याज दर की तय। क्लेम सेटलमेंट में तेजी लाने के लिए किए डिजिटल सुधार। और शेयर बाजार में भारी गिरावट, 1048 अंकों की गिरावट के साथ 80,238 पर बंद हुआ सेंसेक्स, जबकि 312 अंकों की गिरावट के साथ 24,865 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। ईरान की अमेरिका और इजरायल के साथ जंग तेज हो गई है। जंग में पहले 2 दिन जहां अमेरिका और इजरायल के नाम रहे, तो तीसरे दिन ईरान ने पूरा खेल ही पलट दिया। अमेरिका और इजरायल के साथ ही अमेरिका के मित्रों को भी उसने करारी चोट दी है। तो कैसे जंग में ईरान पड़ रहा है भारी, देखिए इस रिपोर्ट में। ईरान ने इजराइल और अमेरिका से अपने सर्वोच्च नेता अयतुल्ला अली खामनेई की मौत का बदला लेने की कसम खाई है और अब वो इस पर आमादा नजर आ रहा है। उसने सीधे इजराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू को ही निशाना बनाया है। ईरानी सेना आईआरजीसी का दावा है कि उसकी तरफ से नेतन्याहू के दफ्तर पर मिसाइल दागी गई है। हालांकि इजराइल का कहना है कि कोई मिसाइल नहीं आई, लेकिन इजराइल में लगातार सायरन की आवाज सुनाई दे रही है। ईरान ने बड़ी संख्या में ड्रोन और मिसाइलें इजराइल पर दागी हैं। वहीं कुवैत में उसने अमेरिका के लड़ाकू विमानों को निशाना बनाया है, जिसमें उसका F-15E फाइटर जेट भी शामिल है। खुद कतर के रक्षा मंत्रालय ने कबूल किया है आज सुबह कई अमेरिकी विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गए। हालांकि सभी विमान कर्मी पूरी तरह सुरक्षित हैं। इसे लेकर अमेरिका का कहना है कि उनके 3 फाइटर जेट गिराए गए हैं और हमला कुवैत के ही एयर डिफेंस सिस्टम ने दुश्मन के विमान समझकर किया था। भले ही इजराइल और अमेरिका अपना नुकसान कबूल नहीं कर रहे, लेकिन जो वीडियो सामने आए हैं, जो धुएं के गुबार उठते दिखाई दे रहे हैं, उससे ये तय है कि नुकसान हुआ है। ईरान ने साइप्रस में ब्रिटिश रॉयल एयर फोर्स यानी RAF के अक्रोटरी बेस पर भी ड्रोन से हमला किया है, जिसके बाद ये बेस खाली करा लिया गया है। इस बीच ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने रिवोल्यूशनरी गार्ड के जनरल माजिद एब्नेल रेजा को देश का कार्यवाहक रक्षा मंत्री नियुक्त किया है। ईरान की तरफ से यह भी दावा किया गया है अमेरिका और इजराइल के हवाई हमलों में ईरान की नतांज न्यूक्लियर फैसिलिटी को निशाना बनाया गया है। ये वो न्यूक्लियर सेंटर है जिस पर अंतर्राष्ट्रीय निगरानी रहती है। जिसके बाद संयुक्त राष्ट्र की परमाणु निगरानी संस्था IAEA के प्रमुख राफेल ग्रॉसी का भी बयान आया है। उन्होंने कहा कि हमारी एजेंसी के पास इस बात का कोई संकेत नहीं है कि अमेरिका और इजराइल के हमलों में ईरान में स्थित किसी भी परमाणु प्रतिष्ठान को नुकसान पहुंचा है। उन्होंने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर कूटनीतिक प्रक्रिया दोबारा शुरू करने की अपील की है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिटिश पीएम कीर स्टारमर से नाराजगी जताई है। दरअसल ब्रिटिश पीएम ने अमेरिका को हिंद महासागर में मौजूद अपना मिलिट्री बेस डिएगो गार्सिया देने से इनकार कर दिया था, जिस पर ट्रंप भड़के हुए हैं। जिस तरह अमेरिका और इजराइल अंतर्राष्ट्रीय कानून को ताक पर रखकर न्यूक्लियर फैसिलिटीज, हॉस्पिटल और इमरजेंसी सर्विसेज को निशाना बना रहे हैं, उससे साफ है कि अभी ये जंग और तेज होने वाली है, जिसे लेकर पूरी दुनिया टेंशन में है। अमेरिका और ईरान में जंग छिड़ी हुई है तो बीजेपी और कांग्रेस सामने सामने है। दिल्ली में एआई समिट के दौरान यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की थी। जवाबी कार्रवाई में कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। इस मामले में अब दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने कांग्रेस के 10 कार्यकर्ताओं के मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। तो क्या है पूरी खबर, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट के दौरान भारत मंडपम में प्रदर्शन करने वाले यूथ कांग्रेस के 10 कार्यकर्ताओं के मामले में बड़ा फैसला सामने आया है। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने यूथ कांग्रेस के 10 कार्यकर्ताओं में से 9 को जमानत दे दी है, जबकि एक आरोपी सिद्धार्थ अवधूत को 4 दिन के लिए पुलिस कस्टडी में रखा गया। सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने आरोपियों की कस्टडी बढ़ाने की मांग की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया।
इतना ही नहीं, 9 कार्यकर्ताओं को 25-25 हजार रुपए के बॉन्ड पर जमानत दी गई। जमानत पाने वालों में कृष्णा हरी, कुंदन यादव, नरसिम्हा यादव, अजय सिंह, सौरभ, अरबाज खान, अजय कुमार विमल, राजा गुज्जर और जितेंद्र यादव शामिल हैं। वहीं कोर्ट ने सिद्धार्थ अवधूत की जमानत अर्जी को खारिज करते हुए उन्हें 4 दिन की और पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। आपको याद होगा, इससे पहले एआई समिट के विरोध प्रदर्शन के दौरान गिरफ्तार कांग्रेस नेता उदय भानु चिब को कोर्ट ने जमानत दे दी थी। इस मामले में पुलिस ने यूथ कांग्रेस के कई नेताओं को अलग अलग राज्यों से गिरफ्तार किया था और अब कांग्रेस कार्यकर्ताओं को मिली जमानत को पार्टी की बड़ी जीत मानी जा रही है। कांग्रेस को कोर्ट से बड़ी जीत मिली है। इस बीच कांग्रेस सांसद राहुल गांधी तेलंगाना और आंध्र प्रदेश पहुंचे, जहां वो कई बैठकों में शामिल हुए। इस दौरान राहुल ने कई मुद्दों पर चर्चा की, साथ ही राज्यसभा चुनाव पर मंथन किया गया। तो क्या कुछ खास रहा राहुल के इस दौरे पर, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के दौरे पर रहे। राहुल गांधी केसी वेणुगोपाल के साथ राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पहुंचे और वहां से विकाराबाद के लिए रवाना हुए। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने राहुल गांधी का हवाई अड्डे पर स्वागत किया। अपने दौरे के दौरान राहुल गांधी पीएसी की बैठक में शामिल हुए। फिर वो अनंतगिरी हिल्स के हरिता रिसोर्ट गए, जहां उन्होंने तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के नवनियुक्त जिला कांग्रेस समिति अध्यक्षों के प्रशिक्षण शिविर में भाग लिया। इन दोनों राज्यों के जिला कांग्रेस समिति अध्यक्षों ने 10 दिन का प्रशिक्षण पूरा किया है, जिसका उद्देश्य पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूत करना है। बता दें कि राहुल गांधी के इस दौरे के बीच मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, टीपीसीसी प्रमुख और वरिष्ठ नेताओं ने पार्टी से जुड़े महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा की। तेलंगाना से 2 राज्यसभा सीटों के लिए आगामी चुनाव पर भी चर्चा हुई। बता दें कि कई वरिष्ठ नेता टिकट चाहते हैं। इसमें वरिष्ठ कांग्रेस नेता श्याम मोहन अनंतुला, मुख्यमंत्री के सलाहकार वेम नरेंद्र रेड्डी, पूर्व राज्यसभा सदस्य वी हनुमंथा राव, तेलंगाना स्टेट प्लानिंग बोर्ड के अध्यक्ष जी चिन्ना रेड्डी, पूर्व सांसद मधु यास्कीगौड, तेलंगाना कृषि और किसान कल्याण आयोग के अध्यक्ष एम कोदंडा रेड्डी शामिल है। जैसा आप जानते हैं कि चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख 5 मार्च है, जबकि चुनाव 16 मार्च को होंगे। राहुल गांधी लगातार चुनावी राज्यों का दौरा कर रहे हैं, पार्टी को मजबूत करने की कोशिश में लगे हैं। वहीं पश्चिम बंगाल में भी सियासत गरमाई हुई है। राज्य में एसआईआर प्रक्रिया को पूरा कर लिया गया है, जिसमें समुदाय के लाखों लोगों के नाम कटे हैं और इस बीच एक बड़ा खुलासा हुआ है। तो क्या है ये पूरी खबर, जानेंगे इस रिपोर्ट में। पश्चिम बंगाल में एसआईआर का काम पूरा हो चुका है। इसकी फाइनल वोटर लिस्ट भी सामने आ चुकी है, जिसमें 63 लाख वोटर्स लिस्ट से बाहर हुए हैं। और अब ये जानकारी सामने आई है कि सबसे ज्यादा वोट मतुआ समुदाय के कटे हैं। मतुआ बहुल सीटों पर 25,000 से 40,000 तक नाम कटे हैं। हर विधानसभा क्षेत्र से इस समुदाय के लोगों के नाम काटे गए हैं, जिससे हड़कंप मच गया है। एक तरफ मतुआ समुदाय के लोगों में डर है कि कहीं उनकी नागरिकता पर भी सवाल न उठने लग जाए, क्योंकि पश्चिम बंगाल में रहने वाले मतुआ समुदाय के अधिकांश लोग बांग्लादेश से ही भारत आए हैं। ऐसे में अब उन्हें अपनी नागरिकता को लेकर भी डर सता रहा है। वैसे मतुआ समुदाय टीएमसी और बीजेपी दोनों के लिए ही विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बेहद जरूरी है, क्योंकि मतुआ वोट बैंक राज्य की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पूरे राज्य में 20% वोट मतुआ समुदाय का है। मतुआ समुदाय पश्चिम बंगाल की 50 सीटों पर असर रखता है, जो चुनाव परिणाम बनाने और बिगाड़ने दोनों में ही बड़ी भूमिका निभा सकता है। ऐसे में बड़ी संख्या में इस समुदाय के वोटर्स का नाम कटने से राज्य में बड़े राजनीतिक उलटफेर की भी आशंका जताई जा रही है और अब इसे लेकर बीजेपी और टीएमसी में टकराव और बढ़ गया है। नाम कटने के बाद बीजेपी बचाव में उतर आई है। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी तक तो सिर्फ बीजेपी ही ऐसी पार्टी है जो इस प्रक्रिया का समर्थन कर रही है, लेकिन अब एसआईआर बीजेपी को ही भारी पड़ गया है। दरअसल साल 2019 के बाद से मतुआ समुदाय बड़ी संख्या में बीजेपी के साथ जुड़ा। ऐसे में बड़ी संख्या में जब इस समुदाय के लोगों का नाम कट गया तो इस चुनाव में बीजेपी को भी बड़ा नुकसान होना तय माना जा रहा है और यही वजह है कि बीजेपी ने भी अब इस प्रक्रिया को लेकर आपत्ति जतानी शुरू कर दी है। वहीं टीएमसी भी आरोप प्रत्यारोप लगा रही है। हालांकि टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी शुरुआत से ही इस प्रक्रिया के खिलाफ रही हैं और अब मतुआ समुदाय के बड़ी संख्या में नाम कटने के बाद सीएम ममता ने अपने हमले और तेज कर दिए हैं। विधानसभा चुनाव से पहले बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम कटने से सियासी सरगर्मी बढ़ गई है। वहीं बीजेपी भी अपने वोटरों का नाम बचाने की कोशिश में जुट गई है। देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में ये विवाद क्या मोड़ लेता है। बंगाल में चुनावी तैयारियां जोरों पर हैं, तो तमिलनाडु में भी सरगर्मी तेज होती जा रही है। राज्य के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने एनडीए और एआईएडीएमके गठबंधन पर जोरदार हमला बोला है। साथ ही चुनाव के लिए हुंकार भरते हुए इस चुनाव को दिल्ली बनाम तमिलनाडु का चुनाव बताया है। स्टालिन के इन हमलों से एनडीए की जमीन हिलती दिखाई दे रही है। तो क्या है ये पूरी खबर, जानेंगे इस रिपोर्ट में।
तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतिक पार्टियों ने कमर कस ली है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच सियासी बयानबाजी भी शुरू हो गई है। इसी कड़ी में सूबे के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने बीजेपी और सीधे प्रधानमंत्री को निशाने पर लिया। उन्होंने दो टूक कहा कि इस बार चुनाव सिर्फ पार्टियों के बीच नहीं बल्कि दिल्ली बनाम तमिलनाडु की सोच के बीच होगा। उनके बयान के बाद राज्य की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। साथ ही इसे बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती के तौर पर भी देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री ने बीजेपी की विचारधारा पर सवाल उठाते हुए कहा कि विपक्ष हिंसा, नफरत और पिछड़ी सोच की राजनीति करता है। उन्होंने डबल इंजन सरकार वाले राज्यों पर भी तंज कसते हुए पूछा कि क्या वे तमिलनाडु जैसा विकास दिखा सकते हैं। स्टालिन ने एनडीए और एआईएडीएमके के गठबंधन को कॉमेडी सर्कस बताते हुए कटाक्ष किया और कहा कि चुनावी प्रचार में ही साफ नहीं है कि नेतृत्व किसके हाथ में है। सबसे हास्यास्पद बात यह है कि पलानीस्वामी कहते हैं कि एआईएडीएमके सरकार बनाएगी। उन्हें मंच पर रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि एनडीए सरकार बनेगी। वे बिना ये जाने गठबंधन में है कि नेता कौन है। इसीलिए मैंने साफ कहा कि ये चुनाव तमिलनाडु बनाम एनडीए का है। स्टालिन ने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि तमिलनाडु आज आर्थिक प्रदर्शन और मानव विकास के मामले में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है। उनका दावा है कि राज्य ने डबल डिजिट ग्रोथ हासिल की है, जो अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि ये सारे काम केंद्र सरकार के सहयोग के बिना बल्कि कई बाधाओं के बावजूद पूरे किए गए। यही नहीं, उन्होंने राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव में दोबारा सरकार बनाने का दावा भी किया है। स्टालिन के इस बयान को विपक्ष के लिए बड़ी चुनौती के रूप में देखा जा रहा है, खासतौर पर बीजेपी के लिए, क्योंकि दक्षिण में बीजेपी पहले ही कमजोर स्थिति में है। वहीं स्टालिन ने ताबड़तोड़ हमले कर बीजेपी समेत पूरे एनडीए की जमीन हिला दी है। स्टालिन के हमलों से एनडीए घिर गया है तो अजीत पवार के बेटे ने बड़ा खुलासा किया है। जय पवार ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है और अपने पिता के निधन को याद करते हुए बड़ी मांग कर दी है। तो क्या मांग की है जय पवार ने और क्या है ये पूरी खबर, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। महाराष्ट्र के पूर्व उप मुख्यमंत्री अजित पवार के निधन के बाद राज्य की सियासत में सन्नाटा पसरा हुआ है। सवाल अभी भी उठ रहे हैं। इस बीच अजित पवार के बेटे जय पवार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक वीडियो साझा किया। ये वीडियो शेयर करते हुए जय पवार ने लिखा कि मैंने अपने पिता को खो दिया है। ये पीड़ा जिंदगी भर मेरे साथ रहेगी। दरअसल इस वीडियो में वीएसआर के मालिक रोहित सिंह मुख्य पायलट की सीट पर उड़ान के दौरान सोते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसे लेकर जय पवार भड़क उठे हैं। उन्होंने लिखा कि आसमान में रहते हुए ऐसी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जा सकती। ये बेहद गंभीर और चौंकाने वाला मामला है। जय पवार यहीं नहीं रुके। उन्होंने आगे लिखा कि मैं डीजीसीए से दृढ़ता से मांग करता हूं कि इस मामले में तुरंत सख्त कार्रवाई की जाए। पूरी जांच होने तक वीएसआर की सभी उड़ानों को तत्काल ग्राउंड किया जाए और रोहित सिंह को तुरंत गिरफ्तार कर उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए। ये एक बेटे की पुकार है, मेरे पिता के लिए और हर यात्री की सुरक्षा के लिए। अगर सुरक्षा संबंधी नियमों और प्रक्रियाओं में गंभीर चूक पाई जाती है तो कुछ विमानों तक सीमित कार्रवाई करने के बजाय पूरे वीएसआर बेड़े के संबंध में सख्त निर्णय लेना जरूरी है। यात्रियों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए डीजीसीए को जरूरत पड़ने पर वीएसआर के पूरे विमान बेड़े के संचालन को पूरी तरह से निलंबित करने पर भी विचार करना चाहिए। जैसे आप जानते हैं कि इससे पहले डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने वीएसआर वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड के 4 प्लेन को ग्राउंड कर दिया है। ये कदम 28 जनवरी 2026 को महाराष्ट्र के बारामती में हुए लियरजेट 45 क्रैश के बाद किए गए स्पेशल सेफ्टी ऑडिट के दौरान पाए गए। इस क्रैश में प्रदेश के डिप्टी सीएम अजित पवार की जान चली गई थी। इसी को याद करते हुए उनके बेटे जय पवार ने ये बड़ी मांग की है। महाराष्ट्र की सियासत में अजित पवार के निधन पर लगातार चर्चा हो रही है, तो दूसरी तरफ कनाडाई पीएम मार्क कार्नी का भारत दौरा सुर्खियों में है। कार्नी ने पीएम मोदी के साथ बैठक की। इस दौरान कई मुद्दों पर चर्चा हुई। कई क्षेत्रों में सहयोग के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर भी किए, जिसके बाद पीएम मोदी ने बड़ा ऐलान कर दिया है। तो कार्नी के इस दौरे में क्या कुछ रहा खास, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा और भारत के संबंधों में नरमी आने लगी है। पीएम मार्क कार्नी ने इन रिश्तों में नई जान डाल दी है। कार्नी फिलहाल भारत दौरे पर है, जहां उनकी मुलाकात पीएम मोदी के साथ हुई। दिल्ली के हैदराबाद हाउस में दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय बैठक हुई। बैठक के बाद पीएम मोदी ने बताया कि भारत और कनाडा के बीच निवेश ट्रेड डील पर बातचीत हुई है।
सिविल न्यूक्लियर एनर्जी में हमने यूरेनियम की दीर्घकालिक आपूर्ति के लिए एक ऐतिहासिक समझौता किया है। हम छोटे मॉड्यूलर रिएक्टरों और उन्नत रिएक्टर प्रौद्योगिकियों के विकास पर सहयोग करेंगे। कृषि प्रौद्योगिकी और खाद्य सुरक्षा में मूल्यवर्धन करना भी हमारे लक्ष्यों में शामिल है। पीएम मोदी ने बताया कि दोनों देशों के बीच सहयोग के लिए कई MOU भी साइन किए गए हैं। भारत में भारत कनाडा पल्स प्रोटीन उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा। दोनों देशों के बीच 2030 तक व्यापार 50 बिलियन तक करने का लक्ष्य तय किया गया है। भारत के लिए कनाडा इंडो पैसिफिक में महत्वपूर्ण साझेदार है। इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन में डायलॉग पार्टनर बनने में उनकी रुचि का हम स्वागत करते हैं। इससे हमारे मैरीटाइम सहयोग को नई गहराई मिलेगी। वहीं कनाडा के पीएम कार्नी ने कहा कि भारत पिछले एक दशक में सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाली इकोनॉमी बना है। उन्होंने भारत के साथ मजबूत सहयोग की बात कही। उनका ये दौरा दोनों देशों के संबंधों के लिए काफी अहम माना जा रहा है। दरअसल पूर्व पीएम जस्टिन ट्रूडो के कार्यकाल में कनाडा का रुख भारत विरोधी नजर आ रहा था। ट्रूडो के कार्यकाल में कनाडा ने भारत के प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और NSA अजीत डोभाल पर खालिस्तानी अलगाववादी हरदीप सिंह निज्जर की जान लेने के आरोप लगाए थे। लेकिन कार्नी के इस दौरे से पहले ही कनाडा ने निज्जर मामले में भारत को क्लीन चिट दे दी और अब जिस तरह से उन्होंने भारत के साथ रिश्तों को आगे बढ़ाने की बात कही है, उसे दोनों देशों के रिश्तों की नई शुरुआत की नींव के तौर पर देखा जा रहा है। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। खुलासा हुआ है कि ट्रंप और ईरान के बीच में बातचीत हो रही थी और बातचीत जब फाइनल स्टेज में पहुंच गई उससे पहले ही अमेरिका ने और इजराइल ने मिलकर ईरान के ऊपर हमला कर दिया और हमले का नतीजा जो कुछ भी हुआ वो सब सामने है। ये एक अंतर्राष्ट्रीय दादागिरी का बहुत बड़ा प्रमाण है। इसको क्या कह सकते हैं? इसको धोखाधड़ी तो कह सकते हैं। ट्रंप और उनके जो दोस्त हैं वो एक ही तरह से सोचते हैं, चाहे दुनियादारी को या दुनिया को धोखा देने वाली बात हो या अपने वोटरों को धोखा देने वाली बात हो। ट्रंप है तो मुमकिन है, आजकल दुनिया में चल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए टीवी लाइव। नमस्कार। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और डेली अपडेट्स के लिए बने रहें हमारे YouTube चैनल पर। धन्यवाद।